चुनाव का मतलब क्या होता है? सिर्फ हार जीत के आंकड़े? नहीं, चुनाव किसी भी इलाके की धड़कन होते हैं, वहां के लोगों की उम्मीदें, उनकी परेशानियां, उनकी आवाज। तो आज आंवला के इस विश्लेषण में हम सिर्फ नंबरों को नहीं देखेंगे, हम इसी धड़कन को समझने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ एक चुनावी नतीजे का पोस्टमार्टम करना नहीं है, बल्कि आंकड़ों और जमीनी हकीकत को जोड़कर गवर्नेंस का यानी शासन का एक ऐसा ब्लूप्रिंट बनाना है जो सीधे लोगों की जिंदगी में सुधार ला सके। तो चलिए सफर शुरू करते हैं आंवला से। ये उत्तर प्रदेश के रुहेलखंड इलाके की एक विधानसभा सीट है। अब देखिए, रुहेलखंड की अपनी एक अलग पहचान है, एक ऐतिहासिक पहचान और सबसे ज्यादा खेती किसानी से जुड़ी पहचान। ये वो इलाका है जहां जमीन, मौसम और बारिश यही लोगों की किस्मत लिखते हैं, और यहाँ की राजनीति भी इसी जमीन से जुड़ी हुई है। तो आंवला को समझना सिर्फ एक सीट का हिसाब किताब समझना नहीं है, बल्कि ये इस पूरे इलाके के समाज और अर्थव्यवस्था के ताने बाने को समझना है, क्योंकि यही ताना बाना तय करता है कि चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा। तो इस पूरी पड़ताल का रोडमैप क्या है? सबसे पहले हम आंवला की जमीन और लोगों को समझेंगे, फिर हाल के राजनीतिक संकेतों को पढ़ेंगे, इसके बाद पिछले कई दशकों के जनादेश की गहराई में जाएंगे, और फिर देखेंगे कि विपक्ष आज कहाँ खड़ा है। और इन सबको मिलाकर हम गवर्नेंस का एक ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, एक ऐसा खाका जिसका मकसद सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि उससे कहीं आगे है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। किसी भी आंकड़े या प्रतिशत को देखने से पहले ना ये समझना जरूरी है कि वो जमीन कौन सी है, वो लोग कौन है जहां ये राजनीति सांस लेती है। इसके बिना पॉलिटिक्स सिर्फ नंबरों का एक बेजान खेल बनकर रह जाती है। आंवला की कहानी इसके खेतों से, इसके गांवों से और इसके लोगों से ही शुरू होती है। आंवला का दिल, उसका मिजाज पूरी तरह से ग्रामीण है और इसकी धड़कन खेती से चलती है। जब हम कहते हैं कि अर्थव्यवस्था खेती पर आधारित है, तो इसका मतलब ये है कि हजारों परिवारों की रोजी रोटी सीधे सीधे मॉनसून पर, फसलों के दाम पर और सरकारी नीतियों पर टिकी हुई है। यहाँ लगभग 3.25 लाख वोटर हैं और उनका लगातार 60% से ज्यादा वोट डालना ये बताता है कि वो अपनी राजनीतिक तकदीर को लेकर कितने संजीदा हैं। ये एक जागरूक वोटर है। और यहाँ का सामाजिक ताना बाना भी देखिए। लोढ़ा, कुशवाहा, शाक्य, मौर्य और एक बड़ी मुस्लिम आबादी, ये एक ऐसा जटिल समीकरण है जिसे कोई भी राजनीतिक दल नजरअंदाज करने की गलती नहीं कर सकता। ये एक लाइन यहाँ के आम वोटर की शायद सबसे गहरी चिंता को आवाज देती है। बारिश धोखा दे जाती है, लागतें बढ़ जाती हैं और हमारी आवाज कोई सुनता नहीं। ये सिर्फ खेती की समस्या नहीं है, ये शासन के साथ एक टूटे हुए रिश्ते की तरफ इशारा है। ये बताता है कि लोगों को लगता है कि उनकी रोज की परेशानियां, उनकी आर्थिक मजबूरियां राजनीतिक बहसों में कहीं गुम हो जाती हैं। और बस यहीं पर राजनीतिक भाषण की एक बहुत गहरी जिम्मेदारी सामने आती है। जब लोग महसूस करते हैं कि उनकी आवाज नहीं सुनी जा रही है, तो हर एक शब्द का वजन कई गुना बढ़ जाता है। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन को, यानी राजनीतिक संवाद को, हमेशा सच्चाई और हर एक वोटर के सम्मान पर आधारित होना चाहिए, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कोई भी हो। ये सिर्फ कोई नैतिक मूल्य नहीं है, ये हमारे संविधान की मूल भावना है जो हर इंसान को गरिमा का अधिकार देती है। अच्छा, अब जब हमने जमीन को समझ लिया है, तो चलिए अब उन आंकड़ों को देखते हैं जो 2022 के चुनाव ने हमें दिए हैं। ये नंबर ही हमें बताएंगे कि मौजूदा राजनीतिक हवा का रुख किस तरफ है और किसी भी राजनीतिक दल के सामने असल चुनौती क्या है। साल 2022 में आंवला में 60.79% मतदान हुआ। ये आंकड़ा अपने आप में कहानी कहता है। ये सिर्फ राज्य के औसत के आसपास ही नहीं है, बल्कि पिछले चुनावों में भी लगभग इसी लेवल पर रहा है। इसका सीधा मतलब है कि यहाँ के वोटर उदासीन नहीं हैं, वो लगातार घर से बाहर निकलकर अपना मत देते हैं। एक स्थिर और ऊंचा वोटिंग परसेंट ये भी दिखाता है कि यहाँ राजनीतिक वफादारियां काफी मजबूत हैं और किसी भी नए बदलाव के लिए वोटरों को बहुत ठोस वजह चाहिए होती है। अब वोट शेयर का बंटवारा देखिए, ये कहानी को और दिलचस्प बनाता है। बीजेपी के धर्मपाल सिंह ने 46.45% वोट लेकर एक साफ बढ़त बनाई। ये एक बहुत मजबूत प्रदर्शन है। लेकिन समाजवादी पार्टी के राधाकृष्ण शर्मा ने भी 36.83% वोट हासिल किए। ये दिखाता है कि मुख्य प्रतिद्वंदी की पकड़ भी यहाँ कमजोर नहीं है। लगभग 10% का ये अंतर बहुत मायने रखता है। देखिए, ये इतना बड़ा नहीं है कि इसे पाटा ना जा सके, पर इतना छोटा भी नहीं है कि इसे सिर्फ सामान्य प्रचार से दूर किया जा सके। इसे पार करने के लिए एक असाधारण रणनीति की जरूरत पड़ेगी।
और आखिर में वो नंबर जो सब कुछ तय करता है, जीत का अंतर। ये था 18,424 वोटों का। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये एक मिशन है। ये वो ठोस चुनौती है जिसे किसी भी विपक्षी रणनीति को पार करना ही होगा। अगर हम इसे हर पोलिंग बूथ के हिसाब से देखें तो ये लगभग 45 से 50 वोटों का औसत बनता है। मतलब साफ है, लड़ाई जमीनी स्तर पर हर एक बूथ पर जीती या हारी जाएगी। हर रणनीति इसी नंबर को ध्यान में रखकर बननी चाहिए। 2022 का चुनाव, ये तो तस्वीर का बस एक हिस्सा है। पूरी कहानी समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना होगा। अब हम सिर्फ एक चुनाव को नहीं, बल्कि आंवला के पिछले 30 सालों के राजनीतिक इतिहास को खंगालेंगे। हम उन गहरे पैटर्न और उन ताकतों की तलाश करेंगे जिन्होंने यहाँ की राजनीति को आज का ये आकार दिया है। ये टाइमलाइन आंवले की राजनीतिक सफर को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। 1993 में समाजवादी पार्टी की जीत हुई, उसके बाद हमने बीजेपी और बीएसपी के बीच सत्ता का बदलाव देखा। 2007 में बीएसपी की जीत एक बहुत बड़ा मोड़ था, जब उन्होंने एक मजबूत दलित मुस्लिम सामाजिक गठबंधन बनाया था। लेकिन 2012 से एक पैटर्न बिल्कुल साफ है। बीजेपी ने लगातार 3 चुनाव जीतकर अपनी पकड़ को जबरदस्त तरीके से मजबूत किया है। ये पिछले एक दशक में एक बहुत बड़े राजनीतिक बदलाव का संकेत है, जिसने पुराने सभी समीकरणों को तोड़कर रख दिया है। तो इस इतिहास से हम क्या सीखते हैं? देखिए, आंवला की चुनावी कहानी बदलते हुए सामाजिक गठबंधनों की कहानी है। यहाँ जीत हमेशा उस पार्टी को मिली है जो गैर प्रमुख जातियों के बिखरे हुए वोटों को एक साथ जोड़ने में सबसे ज्यादा कामयाब रही है। बीजेपी का वोट शेयर 2017 में 35% से बढ़कर 2022 में 46% हो गया। ये एक बहुत बड़ी छलांग है। ये साफ संकेत है कि उन्होंने गैर यादव ओबीसी और गैर जाटव दलित वोटों के एक बड़े हिस्से को अपने साथ जोड़ा है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने एक मजबूत आधार तो बनाए रखा है, लेकिन वो 1993 के बाद से जीत के लिए जो जरूरी अतिरिक्त वोट चाहिए वो नहीं जोड़ पाई है। और हाँ, बीएसपी का कमजोर होना भी एक बड़ा फैक्टर है, जिसने राजनीतिक मैदान को अब मुख्य रूप से 2 ध्रुवीय बना दिया है। इस ऐतिहासिक विश्लेषण के बाद अब हम भविष्य की ओर देखते हैं। इस सारे डेटा के आधार पर मुख्य विपक्षी दल यानी समाजवादी पार्टी इस वक्त किस रणनीतिक चौराहे पर खड़ी है, उनकी अपनी ताकत क्या है और उनके सामने कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं? समाजवादी पार्टी की स्थिति को अगर हम देखें तो ये एक बैलेंस शीट की तरह है। एक तरफ है उनकी ताकतें, एक मजबूत और जमीनी कैडर नेटवर्क जो हर गांव तक मौजूद है, और एक जाना पहचाना स्थानीय चेहरा जिसके पास विकास कार्यों का पुराना रिकॉर्ड भी है। लेकिन दूसरी तरफ कमजोरियां भी हैं। लगातार हार का रिकॉर्ड, उम्मीदवार के पार्टी बदलने से भरोसे में आई संभावित कमी और पार्टी के अंदर की गुटबाजी जो जमीनी स्तर पर जोश को कम कर सकती है। किसी भी सफल रणनीति के लिए इन ताकतों का इस्तेमाल करना और इन कमजोरियों से निपटना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं बाहरी मौकों और खतरों की। विपक्ष के लिए मौके हैं। सत्ता के खिलाफ एक स्वाभाविक असंतोष हो सकता है, जिसे एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं। कृषि संकट और बेरोजगारी जैसे मुद्दे जमीन पर हैं, जो लोगों को बदलाव के लिए सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। लेकिन खतरे भी उतने ही बड़े हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय और राज्य नेतृत्व की लोकप्रियता एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उनका हिंदुत्व का नैरेटिव और साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जैसे मुफ्त राशन और किसान सम्मान निधि, ये सीधे वोटर से जुड़ती हैं और पारंपरिक जातिगत समीकरणों को तोड़ने की ताकत रखती हैं। अब यहाँ से हम अपना ध्यान पूरी तरह से समस्या से समाधान की ओर ले जा रहे हैं। एक चुनाव जीतना तो बस पहला कदम है, असली काम तो उसके बाद शुरू होता है। अब हम एक ठोस एक्शन लेने लायक प्लान पेश करेंगे, जिसका केंद्र राजनीति नहीं बल्कि गवर्नेंस है, यानी शासन। चुनाव से कर्म तक का सफर। और हाँ, कोई भी रणनीति जो नागरिकों की जानकारी का इस्तेमाल करती है, उसे भरोसे की नींव पर ही बनाना होगा। बेहतर शासन के लिए डेटा जरूरी है, लेकिन इसका इस्तेमाल भारत के डेटा प्राइवेसी कानूनों को ध्यान में रखते हुए पूरी जिम्मेदारी से किया जाना चाहिए। इसका मतलब है लोगों की निजता का सम्मान करना और केवल उनकी स्पष्ट सहमति से उनके जीवन को बेहतर बनाने के एकमात्र उद्देश्य के लिए जानकारी का उपयोग करना। याद रखिए, विश्वास ही शासन की असली मुद्रा है। किसी भी सफल शासन की शुरुआत लोगों की असली समस्याओं को सुनने और समझने से होती है। आंवला में 5 सबसे बड़ी शिकायतें हैं: खेती किसानी, बेरोजगारी, बिजली पानी जैसी बुनियादी सेवाएं, सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून व्यवस्था। ये सिर्फ मुद्दे नहीं हैं, ये वो रोज की चुनौतियां हैं जो तय करती हैं कि एक किसान का परिवार कैसे जिएगा, एक नौजवान का भविष्य क्या होगा
और एक आम नागरिक कितना सुरक्षित महसूस करेगा। एक खराब सड़क सिर्फ एक असुविधा नहीं है, ये एक मरीज के अस्पताल पहुंचने में देरी का कारण भी बन सकती है। ये सीधे सीधे लोगों की गुणवत्ता का सवाल है। इन शिकायतों का जवाब देने के लिए हम एक चतुर्मुख सिद्धांत पेश करते हैं, यानी एक 4 आयामी रणनीति। पहला, पहचान और सामाजिक न्याय, ताकि ओबीसी, दलितों और मुसलमानों को ये विश्वास दिलाया जा सके कि व्यवस्था में उनकी भागीदारी और सम्मान दोनों सुरक्षित रहेंगे। दूसरा, विकास और आजीविका, जिसमें किसानों को सीधी राहत और स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा करने पर फोकस हो। तीसरा, शासन की विश्वसनीयता, यानी एक जवाबदेह और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन का वादा और उसे निभाना। और चौथा, गठबंधन, गैर बीजेपी वोटों को बिखरने से रोकने के लिए सही तालमेल बनाना। ये चारों स्तंभ एक दूसरे से जुड़े हैं और मिलकर ही काम करते हैं। इस सिद्धांत को एक ठोस वादे में बदलना होगा, एक समाधान प्रतिज्ञा। ये सिर्फ एक चुनावी वादा नहीं बल्कि गवर्नेंस का एक कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें 3 मुख्य बातें हैं। पहला, शिकायतों के समाधान के लिए एक सर्विस लेवल एग्रीमेंट, यानी हर शिकायत के निपटारे की एक समय सीमा तय हो। दूसरा, स्थानीय स्तर पर नौकरियां पैदा करने का एक ठोस प्लान। और तीसरा, सभी सरकारी योजनाओं का फायदा पूरी पारदर्शिता के साथ लोगों तक पहुंचे। ये सीधे लोगों की सबसे बड़ी चिंताओं का जवाब देता है और शासन को जवाबदेह बनाता है। अब हम अपने विश्लेषण के आखिरी चरण में हैं। यहाँ हम बातचीत को सिर्फ एक चुनाव जीतने की रणनीति से ऊपर उठाकर जन केंद्रित नेतृत्व के एक बड़े विजन की ओर ले जाएंगे। सवाल ये है कि एक जनादेश को एक जन आंदोलन में कैसे बदला जा सकता है। तो असली मुद्दा क्या है? डेटा का अंतिम लक्ष्य सिर्फ एक चुनाव जीतना नहीं होता। इसका असली लक्ष्य शासन की एक ऐसी व्यवस्था बनाना है जो इतनी जवाबदेह और इतनी असरदार हो कि वो हर दिन लोगों का भरोसा जीते। चुनाव उस व्यवस्था को बनाने का एक मौका है, एक जरिया है, लेकिन ये अपने आप में मंजिल नहीं है। असली जीत तब होती है जब लोगों को ये महसूस हो कि सरकार उनकी अपनी है और उनके लिए काम कर रही है। तो ये पूरा विश्लेषण इस एक सवाल पर आकर रुकता है, क्या मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना है या एक ऐसा निर्वाचन क्षेत्र बनाना है जहां हर नागरिक को लगे कि उसे देखा जा रहा है, सुना जा रहा है और उसकी सेवा की जा रही है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-4204-1602. Purpose Beyond Politics.